चले, बहुत सारी इस लेसन में कंफ्यूजन वाली स्थिति है और आपने जो सिलेबस हटाया है वो हटाना नहीं हटाना सब बराबर है, पर मेरा ये मानना है कि ये शॉर्टकट निकाला ये मान के कि भाई इतने महीने स्कूल नहीं चली तो बच्चे भी नहीं पढ़े होंगे तो बहुत आधा कर दिया जाए, जबकि मैं होता तो जितना कोर्स उसे डबल लाभ देता मैं। क्यों? क्योंकि इतने भी दिन घर पे बैठे थे, 8-9 महीने 24 घंटे थे। हाँ, बीच में मत बोलो। अब देखिए जो टॉपिक है आज उसकी यदि मैं बात करूं, यहां पर बात कर रहा हूं राज्यपाल की। राज्यपाल के अधिकार एवं शक्तियां पहले हमने पढ़ लिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि राज्यपाल की स्थिति ठीक राष्ट्रपति की तरह है। उलट कई स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। अपने विवेक का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि वो तानाशाह तो नहीं बन सकता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में उसकी स्थिति राष्ट्रपति से बेहतर होती है। देखिए, राष्ट्रपति एक्चुअल में राज्यपाल का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सेंटर में बैठा हुआ राष्ट्रपति उसे मॉनिटर करता है। और राज्यों में कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि पूरे सत्ता के समीकरण को वो राज्यपाल बदल सकता है। वो स्थितियां कौन कौन सी? 7-8 स्थितियां यहाँ पर मैंने लिखी है, देखिए। और कई बार राज्यपालों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया भी है। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब वहां पर सरकार थी कल्याण सिंह की और तब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। तो राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने बहुमत प्राप्त दल के नेता कल्याण सिंह की सरकार को वहां से उखाड़ फेंका, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लगाए ठीक इसी प्रकार पूरे भारत में दर्जन 2 दर्जन ऐसे मामले हुए हैं जब राज्य की सरकार को उखाड़ फेंका और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया हो। यहां पर देखिए, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, इसे समझिए थोड़ा। देखिए, लोकतंत्र गणित आंकड़ों का खेल है, इसे थोड़ा इस प्रकार से समझिए। लोकतंत्र किस प्रकार से आंकड़ों का खेल है, इसे समझ लीजिए। मैं मसलन में राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में 200 विधायक हैं, ठीक है। बहुमत के लिए 101 चाहिए, पर कई बार क्या हुआ बेटा, आगे जाओ, कई बार इससे उलट भी होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल, आगे बेटा क्या समझ, आप जैसे इस चीज को थोड़ा देख लीजिए। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 में से 80 कांग्रेस को प्राप्त हुई, 80-85 बीजेपी को प्राप्त हुई और 30-35 निर्दलीय को प्राप्त हो गई। अब बहुमत किसी को नहीं मिला, अर्थात कि जो बहुमत का जो आंकड़ा मिलना चाहिए था वो किसी को नहीं मिला। अब उस कंडीशन में राज्यपाल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राज्यपाल अब किसे बुलाए, मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए किसको आमंत्रित करें। अब यहां पर सब कुछ जो पावर सेंटर है कौन बन जाता है? राज्यपाल बन जाता है। क्योंकि देखिए, बाय द वे कांग्रेस और बीजेपी को बराबर बराबर सीटें मिली और बाकी सीटें निर्दलीय ले जा रहे हैं, तो निर्दलीय जिधर जाएंगे, यदि वो राज्यपाल की तरफ जाएंगे, आपने कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बीजेपी की तरफ जाएंगे तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। परंतु यहां पर राज्यपाल का फैसला महत्वपूर्ण क्यों होता है? राज्यपाल ये देखता है कि क्योंकि राज्यपाल को ये पता होता है किसी भी एक पार्टी को वो मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगी तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार तो बना देगी, क्योंकि समय मिल जाएगा उससे। जैसे बाय द वे राज्यपाल बीजेपी को आमंत्रित करता है, बीजेपी के पास 80 यदि विधायक हैं, उसे 21 विधायक और चाहिए, तो वो क्या करेगा? निर्दलीय को खरीदेगा, कुछ भी करेगा, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे बाजार में घोड़े गधे बिकते हैं, वैसे ये बड़े ऊंचे दामों में बिकते हैं। तो अब यहां पर राज्यपाल पावर सेंटर क्यों है? क्योंकि वो जिसको आमंत्रित करेगा, पहला मौका उसको मिलेगा, वो सरकार बना देगा। यदि वो कांग्रेस को आमंत्रित कर दे तो कांग्रेस जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी। तो यहां पर विशेष जो परिस्थितियां होती है, उस समय किसको मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेने के लिए आमंत्रित करें, ये राज्यपाल का विवेक होता है, उसका अधिकार होता है। राज्यपाल को लगता है कि यार ये दल है, अपना बहुमत साबित कर देगा विधानसभा में, तो उसे आमंत्रित करता है। क्लियर? दूसरा है मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना।
अर्थात की जो कैबिनेट होती है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है, इसको सस्पेंड करने का काम कौन कर सकता है? राज्यपाल। अबदस्त, यदि मंत्रिमंडल को यदि अबदस्त कर लिया जाए तो उसको कहते हैं सरकार का गिरना। राज्य से सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तीसरा इसका काम होता है अधिवेशन या सत्रावसान, अधिवेशन बुलाना। देखिए अधिवेशन इसका देखो कितना वो इसका ये होता है, मैं आपको बताऊं। यदि कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है और अधिवेशन यदि बुलाया जाए तो वहां पर कुछ चीजों के फैसले के लिए आपने देखा होगा कि राजस्थान में पिछले 2-3 महीनों पहले कांग्रेस सरकार के ऊपर संकट छा गया था। सचिन पायलट अपने गुट के 19-20 विधायकों को लेकर कहीं चला गया था और आपको बताया कि गहलोत साहब, मुख्यमंत्री साहब है, वो जैसलमेर के दौरों में अपने बाकी विधायकों को लेके पड़े थे ताकि कोई उनको भी उठा के नहीं लेके चला जाए, कोई उनको खरीद फरोख्त नहीं करे। और उसी समय आपने सुना होगा कि करोड़ों में विधायकों की खरीद फरोख्त उस समय हुई थी। अब वहां पर यदि उस कंडीशन में यदि सचिन पायलट ये चाह रहा था कि सत्र बुलाया जाए और राज्यपाल भी चाह रहा था कि सत्र बुलाया जाए, साबित किया जाए कि गहलोत के पास मुख्य बहुमत है या नहीं है, पर अध्यक्ष जो विधानसभा का अध्यक्ष था जो उन्होंने नहीं बुलाया, उस वजह से वो सरकार उस समय क्या हो गई थी? बच गई थी। इसलिए किसी सत्र को बुलाना और उसे समाप्त करना ये किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है। विधानसभा का विघटन, विधानसभा को सस्पेंड मतलब उसको खत्म करने का काम भी कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल 2 कंडीशन में कर सकता है। एक तो राष्ट्रपति के द्वारा आदेश का पालन करके, और राष्ट्रपति को आदेश कौन देगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और यदि राष्ट्रपति को ये लग जाए कि किसी भी राज्य में कानूनी परिस्थितियां बिगड़ रही है या कोई ऐसी क्रांति होने वाली है या कोई हिंसक वारदात होने वाली है या ऐसी कोई गंभीर घटना भविष्य में घट सकती है जिसके बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करता है कि वो राष्ट्रपति राज्यपाल को कहकर वहां की सरकार को गिरा देता है, अर्थात कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो विधानसभा विघटन का काम भी, या दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसे कि अभी गहलोत सरकार के 2 साल हो गए, 3 साल बाकी है। गहलोत सरकार चाहे कि यार 4.5 साल में ही मैं वापस चुनाव कराऊं, 6 महीने पहले ही कराऊं, और वो राज्यपाल को कहे कि भाई आप सरकार का विघटन कर दीजिए, तो फिर वो राज्यपाल ऐसा भी कर सकता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, किसी भी कानूनी विषय पर आप जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। अभी देखा होगा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और वहां के जो राज्यपाल है उसके बीच में खींचतान चल रही है, क्योंकि राज्यपाल मनोनीत थी राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र द्वारा, और ममता बनर्जी एक प्रकार से सुप्रीम तानाशाह है। ममता बनर्जी की तो बात ही नहीं हो सकती है। उसके बारे में तो क्या कहे, आपने मीडिया में उनके बारे में बहुत पढ़ते होंगे, सोशल साइट पे आप उसे देखते भी होंगे, परंतु जो मुख्यमंत्री से सूचना, वहां पर क्या हो रहा है? देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और इनके बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में एक वैक्यूम बन गया है। किसी भी घटना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी राज्यपाल सीधा मुख्यमंत्री को बुलाकर मुख्यमंत्री से मांग सकता है। राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना, किसी राज्य में संवैधानिक परिस्थितियां बिगड़ रही है, क्योंकि देश का कानून चलता है, किसी भी राज्य का कानून चलता है हमारे संविधान के ऊपर, संविधान से बाहर हम कभी नहीं जा सकते, पर किसी राज्य में ये लग रहा है कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां बिगड़ रही है, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट कर सकता है। राज्यपाल रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को लगे कि यार बिल्कुल बात सही है, तो राष्ट्रपति फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके क्या कर सकता है? वहां की राज्य सरकार को अपदस्थ कर सकता है, सरकार को हटा सकता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी राज्य में, तो इसका मतलब ये होता है कि सत्ता की पूरी ताकत किसके हाथ में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। फिर उस समय जो मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल होते हैं, विधायक होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसके बाद है 7वां, विधानमंडल द्वारा पारित विधायक को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजना। यदि विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करे और जिसके बारे में यदि राज्यपाल को कोई शक हो या कोई उसको आशंका हो, तो इस विधेयक को स्वीकृति के लिए वो किसके पास भेज सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ताकि राष्ट्रपति और उसमें उसके पास जो अनुभवी जो कानूनविद होते हैं वो उस विधेयक के बारे में देखते हैं कि ये कानून कहीं देश के खिलाफ तो नहीं है। ये शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। विधेयक को लौटाना, किसी भी विधेयक को राज्यपाल लौटा सकता है। जैसे विधानसभा ने पारित करके भेजा
और राज्यपाल को लगा कि इस विधेयक में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तो वो क्या करेगा, उस विधेयक को वापस लौटा देगा। और विधेयक को वापस लौटाने के बाद, परंतु यदि विधानसभा 14 दिन के अंदर वापस उस विधेयक को विधानसभा में पारित करके है वैसा का वैसा वापस यदि राज्यपाल के पास भेज दे, तो राज्यपाल को क्या करने पड़ते हैं, उसमें साइन करने पड़ते हैं, उसे स्वीकृत करना ही पड़ता है। उसके बाद है, हाँ, मैन ये 7-8 कार्य हैं जो कि राज्यपाल को क्या करते हैं, स्पेशल पावर देते हैं। अब है राज्य की मंत्री परिषद का गठन। विधान परिषद नहीं है, मंत्री परिषद है। जिस प्रकार से केंद्र में हमारा कैबिनेट होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, वैसे ही राज्य में भी राज्य मंत्रिमंडल होता है, स्टेट कैबिनेट। अब ये देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे संघ में, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय सब है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार में भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गृह मंत्री वगैरह वगैरह, ये सब अलग अलग इसके पद होते हैं। पंचायत राज मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, सिंचाई विभाग वाला मंत्री होता है, ये सभी अलग अलग मंत्री होते हैं। अर्थात कि इस पूरे प्रदेश के काम को अलग अलग कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटा गया और उसका एक एक लीडर नियुक्त कर लेते हैं, तो वो होता है मंत्री परिषद। एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी राज्य को चलाने का काम मंत्री परिषद करते हैं, जिसका हेड ऑफ कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कई बार जैसे कि मुख्यमंत्री होता है, अपने पास कोई पद नहीं रखता है। जैसे अपने कुछ मुख्यमंत्री से होते हैं, नीतीश कुमार जैसे या पहले नरेंद्र मोदी थे, अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखते, सिर्फ वो मॉनिटरिंग करते हैं। सभी अपने जो मंत्रिमंडल के जो उसके मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट में मंत्रालय सौंप देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि राज्य की मंत्री परिषद का गठन, ये बड़ा लंबा प्रश्न है, यहाँ से निबंधात्मक, इसमें एक एक सब चीजें आएगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये देखिए बड़ी यहां से चलता है। संविधान में जो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल किसी भी राज्य में जिसको बहुमत प्राप्त पार्टी का जो नेता होता है, उस नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। इस चीज को समझना। राज्य में चुनाव हुए, जैसे ही चुनाव होंगे, चुनाव में जो सबसे ज्यादा सीटें जीत के आती है जो पार्टी, राज्यपाल क्या करता है, उस पार्टी के, जैसे कि कांग्रेस ने यहां सीटें सबसे ज्यादा जीती थी, तो कांग्रेस मिलकर अपना एक मुखिया नियुक्त करती है, जैसे कि उनकी पार्टी का नेता नियुक्त करती है। जैसे 100 विधायक जीत के आए, उन्होंने अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, मुखिया नियुक्त कर दिया, अशोक गहलोत को नियुक्त कर दिया। तो अब राज्यपाल क्या करेगा, किसको मुख्यमंत्री के पद के लिए आमंत्रित करेगा, अशोक गहलोत को, और वो मुख्यमंत्री पद की क्या करेंगे, शपथ लेंगे। हाँ, परिस्थितियां कब बिगड़ जाती है, जब किसी भी दल को ये अपने जिसे कहते हैं बहुमत नहीं मिले। जैसे ऐसा हुआ था पहले, आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की जो पहली बार सरकार बनी थी, सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली थी। क्यों? क्योंकि उस समय किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, और लगभग 180 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी उस समय बीजेपी। बाकी सभी पार्टियों को अलग अलग बहुत सारी पार्टियां थी, किसी को 30 मिली, किसी को 35 मिली, किसी को 110 मिली, 120 मिली, यूं मिली। पर बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए कितना चाहिए, 272। तो अब राष्ट्रपति के सामने स्थिति ये थी, शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी, जो जिन्होंने अपनी संख्या थी उनकी, उस पार्टी के व्यक्ति को आमंत्रित किया, और अटल बिहारी वाजपेयी को क्या किया, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। और 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा। चूंकि 180 के आसपास उनकी सीटें थी, कितनी लानी थी, 100 सीटों की और जरूरत थी। उन्हें यह था कि 13 दिन में आप जोड़ तोड़ करें, कोई पार्टी आपसे मिले, कोई पार्टी आपको समर्थन करे, तो आप कोशिश कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की, और 13 दिन के बाद एक लंबी चौड़ी बहस चली लोकसभा में, और वहां पर जब वोटिंग हुई, तो उसमें वोटिंग होने के पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी को पता था कि मेरे 272 सांसद हो ही नहीं रहे। उसके पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और कितने दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहे थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस कंडीशन में थोड़ी वो हो जाती है, पर यदि किसी को क्लियर मेजोरिटी मिल गई हो तो राज्यपाल उसे आमंत्रित कर लेता है। दूसरा है मंत्रियों का चयन। देखिए, इसके अलावा एक मंत्रिमंडल होता है, जिस मंत्रिमंडल की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा
विधान परिषद का गठन है, उसमें दूसरी प्रक्रिया होती है मंत्रियों का चयन। वैसे मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम तो राज्यपाल करता है, परंतु किस मंत्री को किस विभाग में लेना है, किसको कौन सा विभाग देना है, ये तय कौन करता है? मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। और मुख्यमंत्री लिस्ट बनाता है, शॉर्ट लिस्ट करता है कि इस व्यक्ति को ये दिया जाए, इस व्यक्ति को ये मंत्रालय दिया जाए। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रालय दिया जाता है। और इसमें मंत्रालय का गठन करते समय जिन मंत्रियों को बनाया जाता है उसमें हमारे यहाँ कुछ स्वस्थ परंपरा है। सबसे पहली चीज कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, जैसे हमारी विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो किसी भी विधानसभा में का 15% से ज्यादा, 15% कितना हुआ? जैसे कि 200 विधानसभा है, 200 विधायक हैं, 15% कितना हुआ? 30। तो कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री, अधिक से अधिक 30 मंत्री हो सकते हैं। और कैबिनेट का निर्धारण करने के पहले ये देखा जाता है विशेष तौर पे कि देश में जाति, संप्रदाय, इन सबका ख्याल रखा जाता है। कि उसमें यह देखा जाता है कि कैबिनेट में लगभग हर जाति या संप्रदाय का व्यक्ति प्रतिनिधि शामिल हो। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी देखी जाती है कि क्षेत्रवार, जैसे उत्तर राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, मध्य राजस्थान है, इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उस कैबिनेट में होना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। तीसरा होता है मंत्रियों की योग्यता है। जैसे कि आपको बताया कि मंत्रियों की योग्यता वही होती है जो की योग्यता एक विधायक बनने के लिए होती है। यदि कोई विधायक बनने की योग्यता पूरी कर सकता है तो मंत्री भी आराम से बन सकता है। पर एक विधायक बनना और मंत्री बनना बहुत मुश्किल काम है। विधायक तो तुम्हारी तरह मेरी तरह नॉर्मल व्यक्ति होता है, पर मंत्री बनने का मतलब ये होता है कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना। और नेतागिरी में सबसे बड़ा शौक ही नेता हुआ ये होता है कि उन्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए, पर बड़े नसीब वाले होते हैं उनको ही मिलती है। जैसे भारत की कैबिनेट है, 60-70 लोग ही हैं, 50 लोग ही होंगे जो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम सकते हैं, उसके अलावा नहीं है। बाकी जो सांसद या विधायक है वो नहीं घूम सकते। हाँ, यदि उनको मंत्रालय मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए तो वो घूम सकते हैं। मंत्रियों का कार्य विभाजन, अब किस मंत्री को कौन सा कार्य दिया जाए ये राज्यपाल के द्वारा तय होता है, परंतु ये पिछले दरवाजे से तय करने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाए, कौन से मंत्रालय दिया जाए। और ये देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति यदि कोई विशेष योग्यता रखता है तो उसका कोशिश ये की जाती है कि उसको उस प्रकार से मंत्रालय दिया जाए। यदि कोई पार्टी में कोई ऐसा विधायक है जो अच्छा किसान रहा हुआ हो, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हो, खेती की अच्छी जानकारी हो, तो उसको कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है। विधायक में ऐसा कोई हो जो IT विशेषज्ञ हो, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखता हो, तो उसे IT जो विभाग है वो दिया जा सकता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वित्त के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, इनकी जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हो या इस प्रकार से कुछ रहे हो या CA रहे हो और वो राजनीति में आ जाए, कोशिश ये की जाती है कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाए। इस प्रकार से अलग अलग ये दिया जाता है। अब मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण भी किसके द्वारा करवाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही करवाई जाती है। इसमें मंत्रियों की वापस अलग अलग श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें सबसे बड़ा जो मंत्री पद होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, जिसे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है। अब पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई बड़ा विभाग है, जैसे गृह मंत्रालय है, बहुत बड़ा विभाग है, अब एक व्यक्ति उसका काम संभाल नहीं सकता है, तो फिर उसी गृह मंत्रालय के अंडर में एक राज्य मंत्री बनाया जाता है, जो कि जो गृह मंत्री होता है उसको सूचनाएं देने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, जो फैसले खुद भी कर सकता है। उसके बाद होता है उप मंत्री, ये इससे तीसरे दर्जे का होता है। इसका काम भी बाकी मंत्रालयों में हेल्प करने का काम होता है। उसके बाद है मंत्री परिषद का कार्यकाल। देखिए, मंत्री परिषद का कार्यकाल न्यूनतम 5 साल का होता है, परंतु उसके बीच पे राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बने, कभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए या कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री सोचे कि 2-4 महीने पहले ही अपने विधानसभा के वापस चुनाव करा दिए जाए, उस समय उसका कार्यकाल 5 साल नहीं रह के थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद है सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, ये जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं। अर्थात कि मंत्री परिषद तब तक की मंत्री परिषद है जब तक कि विधानसभा का उस मंत्री परिषद के ऊपर विश्वास है।
यदि विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाए सभी विधायकों के द्वारा, और वही एक लाइन का प्रस्ताव है कि हमें इस मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं है, तो उस मंत्रिमंडल को क्या करना, पूरे मंत्रिमंडल को उसी समय इस्तीफा देना पड़ता है। अर्थात कि विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही मंत्रिमंडल अपने मंत्रालयों में अपने पदों पर वो कायम रह सकते हैं, और मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो विधानसभा के प्रति होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। और वेतन व भत्ते जो अनुच्छेद 164(5) के अनुसार इनके अलग अलग प्रकार से वेतन भत्ते होते हैं। देखिए वेतन सबको मालूम है इनके, ये जो वेतन के अलावा जो दूसरा शब्द है ये जो भत्ता है, ये बड़ा खराब है। दुनिया में सबसे लजीज खाना, बहुत शानदार खाना इस देश की पार्लियामेंट में मिलता है 20-25 रुपए में। जिस खाने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब इस हॉस्पिटल को लाना था पीएससी को, तब हम जयपुर गए थे। तब हम क्या किए थे, उस समय कांग्रेस सरकार थी, एंड हम 10-15 लोग जयपुर गए थे अपने खर्चे से। कोई सरकारी खर्चा नहीं था, सरकारी दौरा नहीं था, कोई गांव में हॉस्पिटल नहीं था, तो हॉस्पिटल लाना था। तो जब हम वहां पर गए तो वहां पर रघुवीर सिंह जी मीणा ये मिले हमको, क्योंकि सरकार उनकी थी उस समय। तो वो हमें विधानसभा में ले गए थे विधानसभा की कार्रवाई दिखाने के लिए। तो विधानसभा की कार्रवाई देखी, एक तो अंदर गए तो यूं लगा कि किस अलग दुनिया में चले आए पूरे। तो दुनिया पूरी अलग होती है। और वहां की कैंटीन में जब खाना खाया, और जब खाना खाया तो भाई मैंने कहा कि खाना इतना स्टैंडर्ड वाला खाना था। और जब बाद में पता किया उस समय उस खाने की रेट 5 या 10 रुपया पर प्लेट थी। मतलब इतना वो इन्हें भत्ता मिलता है, सुविधा मिलती है। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं उन्हें अलग सुविधाएं मिलती है। इनको जैसे कि मकान, बाय द वे जयपुर जैसे शहर में रह रहे हैं, एक तो इनको मकान आवंटित होता है, बंगले आवंटित होते हैं। किसी को नहीं हो पाए तो उसे बहुत ज्यादा मकान की किराए के लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। टेलीफोन बिल का मिलता है इनको, चाय नाश्ते के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलता है इनको, यात्रा भत्ता मिलता है, ट्रेनों का टिकट सफर इनका फ्री होता है इनको, एरोप्लेन में महीने में या साल में इतनी हवाई टिकट फ्री मिलती है, सब इनको फ्री मिलता है। तो ये जो भत्ता होता है ना वो लाखों रुपए में होता है। और बाय द वे किसी मंत्री को जेड श्रेणी की सुरक्षा हो तो करोड़ों रुपए में तो उसका सेफ्टी, उसकी सुरक्षा का खर्चा हो जाता है। एक जो लाल बत्ती वाला जो मंत्री होता है उसके बाद 10-12, 15-15 जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वो 24 आवर उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। आप सोचिए कि 20-25 सिपाही तैनात हो तो उनकी तनख्वाह ही लाखों करोड़ों में होती होगी। पर ये सब मिलता है। देखो ये जरूरी भी है क्योंकि आखिर सत्ता चलाने वाले लोग हैं। तो आज के 2 प्रश्न बने हमारे में। एक तो प्रश्न हो सकता है राज्यपाल की स्थिति के बारे में, ठीक है ना। यद्यपि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तरह मानी जाती है, परंतु सिद्ध कीजिए कि राज्यपाल कुछ मामलों में ताकतवर होता है। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं? ये 8 स्थितियां। दूसरा है मंत्रिपरिषद का गठन, कैबिनेट का, जिसमें मुख्यमंत्री का से लगाकर मंत्रिपरिषद, उसकी योग्यता है। किताब में 5-7 लाइनें लिखी हुई है। आपको क्या करना है, उसके नोट्स थोड़े बना लेना और थोड़ा से पढ़ लेना, ताकि अच्छे से क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। एक बार जो मैंने पढ़ा है वो किताब निकालो, थोड़ा पढ़ लो।